अस्सलाम नाज़रीन, हम टुडे विद हफीज़ खान हॉट डिबेट में एक और अहम सवाल पे बात करने के लिए आज हाजिर हुए हैं और वो है पाकिस्तान में कॉटन बेल्ट का गायब होना। सर जी क्या हुआ? पाकिस्तान की कॉटन जो एक ज़माने में पाकिस्तान की पहचान थी, इसी तरह फ़ख्र था जिस तरह बांग्लादेश को अपनी पटसन पे फ़ख्र था और वो पाकिस्तान का फ़ख्र था। किधर चला गया वो फ़ख्र? वो मैं समझता हूँ रियासत कि ये पंजाब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई। देखें, हमारे यहाँ दो ही फसलात थी पंजाब की, एक तो गंदम थी और एक सुनहरे रेशे वाली कपास। और हमारी कपास की जो वैरायटी यहाँ काश्त होती थी उसकी पूरी दुनिया में मांग होती थी। पाकिस्तानी कॉटन से बना हुआ लिबास पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। तो वो कपास कहाँ गई? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बचपन में जब ये गोगड़े कपास के ये खिलते थे फूल उसके, और उसमें से कपास झांकना शुरू करती थी, तो बच्चे बच्चियाँ वो फिर वो कपास की चुनाई का दिन होता था, वो कपास चुनती थी और बड़ी कट्ठी कट्ठियाँ बनाती और फिर वो जाती जो कपास खरीदने वाले होते थे या कपास चुनाई वाले, उनके पास जाकर बेचना और फिर वहाँ पर खुशी खुशी अपने दिन भर की थकान उतारने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें लेना, और पूरा एक वो सिस्टम चलता था, एक कल्चर था। कपास के बोने से लेकर कपास के चुनने तक का वो पूरा कल्चर, उस कल्चर को शुगर माफिया खा गया। ये कल्चर एक दिन की बात नहीं था, ये हफ्तों महीनों सालों की बात नहीं था, ये सदियों की बात नहीं थी, ये हजारों सालों से आ रहा था। कि अगर आप देखें कि हजारों साल पहले भी इस खत्ते में कपास काश्त होती थी, लेकिन आनन फानन गुज़श्ता 35-40 साल में उस कपास को शुगर माफिया ने निगल लिया। हमारे यहाँ पंजाब में ये होता था, चाहे आप सरायकी वसीयत कह लें, वस्ती पंजाब कह लें, और जहाँ जहाँ ये होती थी कि वहाँ गन्ना सिर्फ इतना काश्त होता था कि जो काश्तकार है वो अपने साल भर की घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक देसी खंड बना सके, वो शक्कर बना सके, वो गुड़ बना सके, और बगैर किसी उसके जिसे कहते हैं ना केमिकल के, और फिर वो बतौर तोहफा दिया जाता था दोस्तों को और अहबाब को। और फिर कक को उसका शीरा बनता था जिसके साथ दोपहर को काश्तकार और घर वाले वो खाना खाते थे, दोपहर की रोटी खाते थे। वो सारा का सारा कल्चर कहीं गायब हो गया और उसकी बजाय शुगर मिलें और उसकी चिमनियाँ और धुएँ और काश्तकार की कमर टूट गई। लेकिन ये जो गन्ने से सनतें वाबस्ता है, प्रोसेसिंग से हैं, कॉटन से भी तो इसी तरह सनतें वाबस्ता, बल्कि ज़्यादा थी। लोअर लेवल से लेकर फिर ये आगे प्रोसेसिंग और यार्न बनाने तक ये सारा लेवल था। जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोजी, हज़रत अल्लामा ने कहा था कि उस खेत का खोशाए गंदम को चला दो। कपास एक नकदावर फसल थी, शाम को कपास चुनाई के बाद उतरती थी और हाथों हाथ पैसा मिलता था। ये नहीं होता था कि ट्राली की ट्रालियां खड़ी हुई हैं महीने के महीने बाहर शुगर मिलों के, और उनका जो वजन है वो जानबूझकर गन्ने का कम किया जा रहा है कि गन्ना जो है अगर वो 1 मन है तो 15-20 दिन के बाद वो आधा मन रह जाता है वजन उसका, और लेकिन उसके अंदर जो शुगर बनाने की इस्तेदाद होती है या क्वांटिटी मिठास की होती है वो वही रहती है। अगर उससे पहले 4 केजी शुगर बननी है तो अभी 4 केजी बनेगी। किसकी नुकसान दिया जाता है? काश्तकार को नुकसान दिया जाता है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये इलाका, इसमें ये ममनू था शुगर का कारखाना लगाना। ये मुल्तान और ये पूरे जो कॉटन बेल्ट थी ना, कॉटन बेल्ट में आप शुगर का कारखाना नहीं लगा सकते थे। शुगर के कारखाने की परमिशन इस तरीके से थी कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि नामुमकिनात में से थी कि आपको मिल जाए, इसलिए कि जहाँ एक शुगर का कारखाना लगता था वहाँ पर पूरी की पूरी आप समझ लें कि कपास की बेल्ट की तबाही कर जाती थी। तो हुआ क्या कि फिर जो इक्का दुक्का पुराने कारखाने लगे हुए थे गंदम अपना शुगर पैदा करने के,
تو ان میں ان کی استعداد بڑھانے کے نام پر دوسرے علاقوں سے وہ کارخانے لپاٹ کر ان کی مشینری وہاں پہنچائی گئی، انسٹال کر دی گئی۔ جہاں ایک مل چل رہی تھی اسی چار دیواری کے اندر 2-3 ملیں چلنے لگی۔ لیکن اس میں کسان تو گروور کا بھی ہے، جو کسان خود ہے کہ پہلے وہ اگر گنا تھوڑا سا بھی ہوتا تھا تو وہ اس کا گڑ بھی بنا لیتا تھا، شکر بھی بنا لیتا تھا، دیسی چینی بھی بنا لیتا تھا، اپنے پاس ہی مشینیں چھوٹی موٹی سے بنا لیتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو مجبور تو اس نے خود کیا ہے، کپاس کو کچھ ملے گا، اس نے اپنے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ اس کا بیلنا کس نے ضبط کیا؟ دفعہ 144 لگا کر اس کے شکر بنانے پہ، اس کے گڑ بنانے پہ پابندی کس نے لگائی؟ شوگر مل والوں نے لگائی نا، کہ انہوں نے کاشتکار کو مجبور کر دیا نمبر 1 کہ وہ کپاس نہ بیجے اور وہ گنا بیجے وہاں پر۔ نمبر 2 مجبوری کیا لگائی کہ وہ جو گنا وہاں بیجے گا وہ اسی شوگر مل کو فروخت کرے گا کہ جو اس کے علاقے میں لگائی گئی ہے یا جو اسے اسائن کی گئی ہے، چاہے وہ اس کے کھیت سے کتنے ہی میل دور کیوں نہیں ہے، کہ وہ وہاں گنا اپنی اس پہ پہنچائے، اپنے خرچے پہ پہنچائے، اور پھر وہاں مہینوں انتظار کرے، گنا باری آئے، سفارشیں کرائے، اور گنا کنڈے تک پہنچے جہاں اس کی تول ہوتی ہے، اور تولنے کے بعد اس کے ہاتھ میں اتنی سی پرچی تھما دی جاتی ہے کہ آپ بیٹھو اور پیسوں کا انتظار کرو۔ شوگر کا کرشنگ، گنے کی کرشنگ کا سیزن ختم ہو گیا، کارخانے والوں نے چینی بیچ لی، چینی سٹور کر لی، کاشتکار کو پیسے نہیں ملے۔ لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو کپاس کی فصل ہوا کرتی تھی اس کے اوپر نئے نئے سنڈیاں اور وائرسز حملہ ور ہو گئے اور وہ کسانوں کو بہت نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ پیسٹیسائڈ جو ہے اس کے استعمال کے باوجود اس کو اتنا اس کے پیچھے بھی ریاض صاحب یہی شوگر مافیا تھا۔ جیسے ہماری ریلوے سسٹم کو برباد کرنے کے پیچھے ٹرانسپورٹ مافیا تھا، یہاں پر کاشتکار کو گنے کی کاشت کی طرف لانے کے لیے اور کپاس سے بدزن کرنے کے لیے بھی یہی چال چلی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا جہاں بہترین سے بہترین بیج بنایا جاتا تھا جو بیماریوں سے مبرہ تھا، بیماریوں سے پاک بیج ہوا کرتا تھا، اس پہ کوئی بیماری نہیں آتی تھی، اور یہاں بڑے اعلیٰ دماغ سائنٹسٹ بیٹھا کرتے تھے جو دن رات تحقیق کرتے تھے۔ اب اس کا کیا ہوا؟ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ برباد ہو کر رہ گیا، اور پالیسیاں بنائی گئیں، اور پالیسیوں کے تحت چونکہ وہی سیاستدان شوگر مافیا کے لوگ اور وہی سیاستدان پالیسی بنانے والے اور یا پالیسی میکر جو بیوروکریسی تھی وہ ان کے انڈر تھی، تو پھر ناکارہ اور بیماریوں کا مارا ہوا وہ بیج منگوایا گیا، اور جس کے کاشت کرتے ہی اس پہ 1000 قسم کے کیڑے آنے لگے، اور پھر ان کیڑوں کو مارنے کے لیے پھر دورہ پروفٹ کہ ان کو مارنے کے لیے پھر پیسٹی سائڈ امپورٹ کی گئی، اور پھر پیسٹی سائڈ میں ملاوٹ کی گئی۔ جب کاشتکار نے یہ دیکھا کہ ایک بیج ناکارہ، بیماریوں کا مارا ہوا، اور پھر اس پہ جو پیسٹی سائڈ ہے وہ کام نہیں کرتا، تو کاشتکار کہاں جاتا؟ مجھے تو وہی شعر یاد آتا ہے نا مصطفی کا کہ یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ دیکھا کہ یہ گیا ہے کہ یہی محکمہ زراعت اب جب گندم کی فصل اس کے اوپر اس طرح کے کیڑوں کا حملہ ہونا شروع ہوا اور وہ خراب ہونا شروع ہوئی، انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہاں سے نئی قسمیں پیدا کی اور وہ کسانوں کو فراہم کی جو بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتی تھیں۔ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس تھا؟ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا گیا، وہ جو گنے چنے لوگ تھے نا جو یہ کرتے تھے کہ ایسا بیج لائیں جو بیماریوں کے خلاف دفاع رکھتا ہو، یا وہ جن پہ پیسٹی سائڈ کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپاس کی بیماری میں اکثر وہ بیماریاں ہوتی تھیں جن کے کیڑے موجود ہوتے تھے، اور وہ کاشتکار کے دوست کیڑے ہوتے تھے جو بیماریوں پیدا کرنے والے کیڑوں کو کھاتے تھے۔ ہم نے ان دوست کیڑوں کو مارنے والی دوائیں ایجاد کی اور وہ لے کر آئے باہر سے منگوائی اور ان کو مار دیا تاکہ کاشتکار کا کوئی دوست نہ رہے۔ اس میں تو آپ دیکھیے کہ سراسر کارخانے کھڑے کرنے کے لیے کاشتکار کی کمر توڑی گئی ہے، اور وہی کاشتکار جب پیسے کو محتاج ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ پیسے ملتے نہیں، شوگر باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے پہ سبسڈی ملتی ہے، اور پھر وہی واپس شوگر آ کر مہنگے داموں دگنے داموں بکتی ہے، کاشتکار کو کیا ملتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد
वही शुगर मिल दिवालिया करार देकर उसका प्लांट लपेटा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम बदले जाते हैं और फिर कहीं और जाकर लगा दी जाती है। शुगर की डिमांड भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, खसूसन त्योहारों के मौके पे ये ज़्यादा हो जाती है। वाइट शुगर को डॉक्टर्स और जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो इसको बहुत नुकसानदेह करार दे चुके हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ इसकी जो फॉन्डनेस है जो वो ख़त्म नहीं हो रही। उसकी वजह हम शक्कर या गुड़ या वो इस करने पे इस्तेमाल किसने मुतनफिर किया? देखिए ना, पूरा एक मीडिया खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, दूसरे चीज़ें हैं, कौन मुतनफिर करने वाला है? अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है, ये जो देसी घी है ये मुज़र नसीहत है, उसके बाद देसी घी का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। फिर एक दिन छोटी सी खबर छपती है जबकि बाहर से बटर ऑयल इंपोर्ट कर लेता है कि जो बटर ऑयल है वो सेहत के लिए मुफीद है। तो फिर वो जो बटर ऑयल लेने वाली दुकानें हैं उनके बाहर ठट के ठट लगे होते हैं कि वो बटर ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हम तो चलते हैं कि किस में कौन सा इश्तिहार है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। मार्केट पैदा करने में, मार्केट के डिमांड पैदा करने के लिए करोड़ों खर्च करके फिर अपनी प्रोडक्ट बेचकर अरबों रुपए कमाए जाते हैं। तो ये वो खिलवाड़ है जिसका निशाना काश्तकार बना हुआ है। उकाड़े में देखें आपके आलू के साथ क्या हाल होता है, टके दड़ी होकर रह जाते हैं जब फसल उतरती है। और सबसे ज़्यादा खिलवाड़ जो हमारे यहाँ इसने किया है, ये जो हमारे यहाँ लगाए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज। पहले होता था कि जब फसल उतरती थी तो फसल इतनी फरावां होती थी और उसके रेट गिर जाते थे कि गरीब से गरीब भी वो फल खा सकता था, गरीब से गरीब भी अल्लाह ताला की उन नेमतों से वो उनको चख सकता था, उनसे बहरामंद हो सकता था। लेकिन अब देखें कि फसल उतरने के मौसम में भी उसका रेट वही रहता है जो पहले था। सेब आजकल के मौसम में अगर सेब 50 रुपए किलो होना चाहिए मार्केट में सेब की आमद के लिहाज से, लेकिन सारा सेब जाएगा कोल्ड स्टोरेज में और उतना सेब डेली निकाला जाएगा मार्केट से कि उसका जो रेट है वो 150-200 रुपए के दरमियान में रहे। और कोल्ड स्टोरेज चलाने पे लाखों रुपए की बिजली चोरी भी होती है, खर्च भी होती है, वो एक अलग से है। और कोल्ड स्टोरेज पर कोई पाबंदी नहीं। क्या ये कोल्ड स्टोरेज ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है? अगर कोई होल्डिंग करता है, कोई आदमी अगर वो 100 बोरी गंदम की रखता है, उस पर तो हम उसको छापा मारते हैं, पकड़ते हैं किसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। अगर कोई 1000 पेटी सेब की रखे हुए अपने कोल्ड स्टोरेज में और उसने महंगा होने पर फरोख्त करनी है और डेली 10-10 पेटी निकालनी है, तो क्या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है? वो कपास कम होने की वजह ये भी तो हो सकती है कि जो हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं ड्यू टू किसने भेजा, उनको किसने मजबूर किया, बिजली किसने नापैद की, यहाँ जो लेबर थी, लेबर के रेट कैसे बढ़े, वो जो कारामद लेबर थी उसको नाकारा किसने किया? कौन अपनी खुशी से रियाज साहब अपना घर छोड़ के जाता है? कौन अपना प्लांट अपनी इंडस्ट्री जहाँ से उखाड़ कर बांग्लादेश जाता है? तो ये ऐसे हालात होते हैं ना कि जहाँ आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, आपका कारोबार करना मुश्किल हो जाए, आपको बिजली ना मिले, आपको मजदूर ना मिले, आप मार्केट में कम्पीट ना कर सके, आप बाहर से वो चीज़ें मंगवाना शुरू कर दें सस्ते दामों जो चीज़ें आपके अपने यहाँ बन रही हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के, अब अपनी पैदावार के, आप अपनी ज़राअत के अगर खुद दुश्मन हो चुके हैं तो पूरी दुनिया में आपका दोस्त कौन हो सकता है? नाज़रीन, मौजू बहुत बड़ा है और इसमें मुझे शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामा जूलियस सीजर का ये एक फिक्रा याद आता है कि जब जूलियस सीजर अपने दोस्त ब्रोडस से कहता है कि याद रखो ये हमारे किस्मत की, सितारों की खराबी नहीं है कि हम शिकस्त खुर्दा है, बल्कि खराबी हमारे अंदर है। तो हमने इस मौजू के चंद अहम पहलुओं की तरफ ही इशारा कर सकते थे इस महदूद वक्त में। आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, हम दोबारा फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।